और मामों के अंदर मौजूद उस जिन्नी ने एक जोरदार चीख मारी और गुस्से से बोली, बस कर पढ़ना, मैं जानती हूं तेरा इल्म कितना है। मैं इसको पसंद कर चुकी हूं और अब इसी के वजूद का हिस्सा बन चुकी हूं, अब इसी के साथ ही रहती हूं। कारी साहब बोले, तू आई कहां से है? वो चुप रही। कारी साहब ने फिर पढ़ के कुछ फूंका तो वो बोली, मैं आई नहीं हूं, भेजी गई हूं। मैं खुद से नहीं आई, मुझे किसी ने भेजा है और अब मैं जिंदगी भर इसी के साथ रहूंगी। इसको कोई भी बीमारी नहीं है, ये बिल्कुल ठीक है। कारी साहब ने मजीद कुछ सवाल किए लेकिन उसके बाद आगे से खामोशी छा गई। कारी साहब काफी देर पढ़ते रहे लेकिन आगे बिल्कुल खामोशी। काफी देर पढ़ने के बाद कारी साहब ने फिर जब उसके ऊपर फूंक मारी तो कहा, बस तुझे आखिरी दफा इतना कह रहा हूं, अब इसके वजूद को छोड़ दे और तू जो भी है, तेरी जितनी भी ताकत है, चली जा, नहीं तो मैं तुझे जला दूंगा। कुछ देर खामोशी रही और अंदर से आवाज आई। वो लड़की फिर से अपनी पतली सी आवाज में बोली, इसको फिर सोया चबोने ना लेके जाना। मैं आखिरी दफा कह रही हूं, फिर इसको सोया चबोने के लिए लेके गए तो बस फिर कहानी खत्म। जा रही हूं मैं। और उसके बाद एकदम से मामू जमीन पर गिर से गए। वो बेहोश हो चुके थे। पीर साहब ने जो पानी दम किया हुआ था उनको पानी पिलाने के लिए कहा कि पानी पिलाने से थोड़ी देर के बाद होश में आ जाएंगे। बेहोश वजूद के अंदर चंद कतरे डाले गए, उसके चेहरे पे कतरे डाले गए, उसके जिस्म पे कतरे डाले गए और उसको होश में लाने की कोशिश करते रहे। मामू थोड़ी देर के बाद होश में आ गए। पीर साहब ने पानी दम करके दिया कि इसको पिलाते रहिए, आहिस्ता आहिस्ता ये ठीक हो जाएंगे। वो बहुत ताकतवर है, इसमें कोई शक नहीं। मेरे पास जितना इल्म था मैंने पूरा इल्म आजमा लिया है, इससे ज़्यादा मैं भी कुछ नहीं कर सकता, लेकिन उम्मीद है अभी कुछ अर्सा तक वो इसको तंग नहीं करेगी। आप इसको घर लेके जाएं। अम्मी बताती हैं कि मैं अपने भाई को दोबारा अपने घर जब वो आ गए लेकर, तो मैं उसका ख्याल रखना शुरू हो गई, उसकी देखभाल करना शुरू हो गई और मेरा भाई ठीक होना शुरू हो गया। उसका वो जिस्म जो हड्डियों का ढांचा बन गया था, बिल्कुल लगता था जैसे कोई ढांचा खड़ा हो। आहिस्ता आहिस्ता उसने खाना पीना शुरू कर दिया था। अब उसके अंदर हाजिरी नहीं हो रही थी, उसके वजूद के अंदर झटके नहीं लग रहे थे। वो जो हाजिर होकर बोलती थी वो नहीं आ रही थी, बल्कि अब तो कभी कभी वो फरमाइश भी कर देता कि मुझे ये खाना है। मैं जल्दी से बना के देती और वो शौक़ से खाता, और कभी फिर से फरमाइश करता मुझे ये खाना है और मैं उसको बनाती। अब वो फरमाइशें करने लगा था और मैं बेइंतहा खुश थी कि मेरा भाई सेहतयाब हो रहा था। अब उसके वजूद के अंदर ऐसे लगता था जैसे वापस जिंदगी के आसार लौट रहे हों। अब जिंदगी के आसार नजर आ रहे थे। उसका हड्डियों वाला जिस्म आहिस्ता आहिस्ता फिर से बेहतर होना शुरू हो गया था। अब इतनी उसके अंदर हिम्मत और ताकत आ गई थी कि वो उठ सकता, बैठ सकता, खड़ा हो सकता। और मेरे शौहर उसका चेकअप करवाने के लिए लेके गए तो पता लगा उसको कोई भी बीमारी नहीं है। उसको जो बीमारी कही गई थी कि इसको कैंसर है, तो वो टेस्ट करवाने में पता लगा उसको कोई भी कैंसर नहीं है। वो उसके अंदर वो जो जिन्नी हाजिर होती थी, उसने भी दोनों दफा अली के बाप और चचा को कहा था कि उसको कोई बीमारी नहीं है, इसको इंजेक्शन मत लगवाओ। और अब उस कारी साहब के सामने भी उसने यही कहा था और कारी साहब ने एंड पे कहा था इसका चेकअप करवाने लेना, मुझे लगता है इसको बीमारी कोई नहीं है। और जब उसका चेकअप करवाया गया तो कोई बीमारी नहीं निकली, कोई उसको कैंसर नहीं था। मैं बहुत खुश थी। मेरा भाई आहिस्ता आहिस्ता काफ़ी सेहतयाब हो गया, उठता बैठता लेटता, अब चलना फिरना बेहतर हो गया था, बहुत अच्छा हो गया था। अब जो भी देखता कहता माशाअल्लाह अब तो सेहत बहुत अच्छी हो गई है। नज़र आता है अली अपने रंग और रूप में वापस आ रहा है। कुछ अरसा मेरा भाई मेरे पास रहा कि वालिद साहब घर आ गए और बोले, उठो अली, घर चलो। मैंने वालिद साहब से कहा अभी इसको यहाँ रहने दीजिए, यहाँ बेहतर हो रहा है, इसकी सेहत बेहतर हो रही है, खा पी रहा है। वालिद साहब बोले, भाई बहनों के घरों में ज़्यादा अरसा नहीं रहते
और कितना अरसा रह लेगा, आखिर तो अपने घर जाना है, बाकी देखभाल हम इसकी घर में करेंगे, अब अच्छा हो गया है, बेहतर हो गया है, घर पहुंच के बाकी हम इसकी देखभाल कर लेंगे, तुम परेशान मत हो। मैं काफ़ी कोशिश करती रही, लेकिन मेरे वालिद गुस्से के बहुत तेज़ थे, वो नहीं माने। और मैं चाहती थी कि इसको अभी ना लेके जाएं, लेकिन मेरे वालिद साहब उसको ज़बरदस्ती वहाँ से ले गए। और जैसे ही घर के अंदर लेके गए, उससे अगले दिन मेरे वालिद साहब और मेरे चचा दोनों अली को लेके फिर उसी कैंसर की डोज लगवाने के लिए पहुंच गए। और जैसे ही जाके उन्होंने उसको ज़बरदस्ती अस्पताल में, वो चीखता रहा, चिल्लाता रहा, ना करें ना करें, पता नहीं उन्होंने बताया नहीं, लेकिन उन्हें ज़बरदस्ती उसको डोज लगवा दी। और शाम को घर पहुंचे। जैसे ही शाम को घर आए तो अली फिर से गुमसुम हो गया था, बिल्कुल खामोश हो गया था। उसके अंदर उस दिन कोई हाजिरी नहीं हुई। मां भी परेशान थी कि जब भी इंजेक्शन लगवा के आते हैं बेटे के अंदर हाजिरी होती है, कोई हाजिरी नहीं हुई। हाँ, ये था कि बिल्कुल चुप चुप खामोश। रात हो चुकी थी, हर तरफ अंधेरा फैल गया था, सारे घर वाले अपने अपने बिस्तर के ऊपर लेट चुके थे कि इस रात की तारीकी में सो जाएं और सुबह सूरज से पहले पहले उठ जाएंगे। सब सोए हुए थे। वहीं पे एक अली भी था जो अपनी चारपाई पे लेटा था, लेकिन उस रात उसकी इतनी तबीयत ख़राब हुई, इतनी तबीयत ख़राब हुई जो कोई भी नहीं जानता था। उसने बाकायदा वहाँ पे उल्टियाँ की जो किसी को पता भी नहीं लगा। और सुबह जब फजर की अजानें हो रही थीं तो अली की माँ नमाज के लिए उठी। उसी वक्त उसको महसूस हुआ कि कुछ मामला गड़बड़ है। उसके दिल की धड़कन खुद ब खुद तेज हुई। माँ थी, जैसे महसूस हो गया था, फौरी तौर पे अपने बिस्तर से उठी और अली की तरफ गई तो देखा दूर से ही उल्टियाँ हुई हुई हैं। अली गहरी नींद सो रहा है। पास गई और दिल घबरा गया। उसकी उल्टियाँ हुई हुई थी, तबीयत ख़राब थी। क्या हुआ था? अली अली अली। अली ने कोई जवाब नहीं दिया। माँ ने अली को हिलाया, लेकिन कोई अली से जवाब नहीं आया। जब माँ ने उसके वजूद को हाथ रखा तो माँ को एक ज़ोरदार झटका लगा। अली इस दुनिया को छोड़ चुका था। जो उसने 2 दफ़ा कहा था कि इसको अब इंजेक्शन मत लगवाना, अब इंजेक्शन लगवाओगे तो फिर अच्छा नहीं होगा, इसको कोई बीमारी नहीं है, मुझे सोयों से बहुत डर लगता है, चुभती हैं मुझे सोयां, अब सोयां लगवाओगे तो नहीं छोड़ूंगी, वो अपनी बात को सच कर गई थी। अली मर चुका था। फजर की अजानों के टाइम ही वो मर चुका था। वो बहन के घर से तो बिल्कुल ठीक सेहतयाब हो गया था, उसका चेकअप करवाया था, कुछ नहीं था, लेकिन बाप की जिद ने, अना ने अली को मार दिया था। यहां तक कहते हुए मां रोना शुरू हो गई कि मेरे बाप ने मेरे भाई को मार दिया था। वो जिन्नी मेरे भाई को कितना तकलीफ देती थी, लेकिन इस घर में आके मेरा भाई ठीक हो रहा था। अगर उस दिन ज़बरदस्ती ना करता, उसको ना लेके जाता और उसको ना सोया चुभोने जाते तो आज मेरा भाई जिंदा होता। अगर मेरा बाप मान लेता कि उसके अंदर जिन्नात की हाजिरी है और वो उसको तकलीफ़ें देती है, वो इस बात को मजाक में ना उड़ाता, मेरा बाप और मेरा चाचा अगर मेरे भाई को मोहब्बत से डील करते और इस बात पे अड़ ना जाते कि ये ड्रामे कर रहा है, ये है वो है, तो शायद मेरा भाई जिंदा होता। माँ इस बात पे रो रही थी कि बाप की ज़िद ने अगर उसको जिन्नात पे यकीन नहीं का था तो सब कहते रहे, उसकी बीवी भी कहती रही, यानी हमारी माँ भी कहती रही कि इसको किसी दरगाह पे ले जाएं, किसी दरबार पे ले जाएं, इसके साथ जिन्नात का मसला है। और वो हंस के कहते ड्रामे करता है, यहाँ तक कि दूसरी दफ़ा उसको मारा था कि तो ड्रामे कर रहा है। और चाचा भी साथ था। उन दोनों ने मेरे भाई अली को मार दिया था। 32 साल की उम्र में नौजवान अली इस दुनिया से चला गया था। मुझे उन्होंने तस्वीर भी भेजी है, पहले मैं कहानी पूरी कर लूँ। बहुत खूबसूरत नौजवान है अली। हम लोग उस घर में पहुंच गए। मैं 5वीं क्लास में था जब मामू अली की डेथ हुई थी। जिन्होंने कहानी भेजी है उन्होंने अपना नाम मुनीब खान, मेरे ख्याल में फर्दी बताया था, या मुनीब खान के। मैं 5वीं क्लास में था जब मेरे मामू की मौत वाक़ई हुई थी। अब उस घर में सब जमा हो गए। वो बात अभी तक उस घर के अंदर ही थी कि अली के अंदर हाजिरी होती है। ये बात मोहल्ले वालों में से किसी को भी नहीं पता थी, इर्द गिर्द के किसी लोगों को पता नहीं थी सिवाय अपने घर वालों के। तो सब यही समझते रहे कैंसर था अली को और कैंसर की वजह से
मौत वाक़ई हुई है। जो भी घर में ताज़ियत के लिए आ रहे थे, क्या हुआ, तो वो कहते आप देखते तो थे, बीमार था, कैंसर था, इलाज हो रहा था, बस अल्लाह की रज़ा। और सारे यही समझते रहे कि कैंसर की बीमारी अली को ले डूबी है। नमाज़ जनाजा हुआ, अली को मट्टी के हवाले कर दिया गया। अब बहन रोते हुए अपने घर वापस तो आ गई थी, मुनीब की माँ, लेकिन वो जानती थी कि ये बाप की जिद और अना ने और चाचा के साथ मिलके, उन दोनों ने, बाप और चाचा ने, यह किया है। भाई मेरा चला गया था, जब मैं उसको ले आई थी वो ठीक हो रहा था, सेहतयाब हो रहा था, तो क्यों जिद करके लेके गए? अगर मेरे घर कुछ देर और रह लेता तो और सेहतयाब हो जाता। अगर उसको कोई बीमारी थी तो यहां पे सेहतयाब कैसे हो रहा था? उन लोगों की अना ने मारा उसको। खैर, कुछ दिनों के बाद जो हमारे बड़े मामू थे, यहां पे उनका नाम फर्जी इम्तियाज़ रखा जा रहा है, बड़े मामू इम्तियाज़, ये उन्हीं ने नाम बताए हैं। मामू इम्तियाज़ का जो बेटा था 10 या शायद 12 साल का, या मैं उम्र शायद भूल रहा हूं, उसकी तबीयत हंसमुख बातें करने वाला नॉर्मल जिस तरह लड़का होता है उसी तरह नॉर्मल लड़का था, लेकिन कुछ उसी अली की मौत के कुछ अरसे के बाद वो चुप चुप सा रहने लग गया। घर वाले नोट कर रहे थे कि उसकी आदत, उठना बैठना बोलना अब नॉर्मल नहीं है, वो गुमसुम सा रहता है और चुप चुप सा रहता है। उसकी माँ और उसका बाप उससे पूछते क्या है, इम्तियाज़ उससे पूछता क्या हुआ है, और वो आगे से चुप रहता, किसी बात का जवाब ना देता। कुछ दिन उसी घर में एक ऐसा घर था जहां पे मौत वाक़ई हुई थी। गम आहिस्ता आहिस्ता कम होते होते कम हो गया था, लेकिन अब नई परेशानी ये लाक थी कि इम्तियाज़ जो बड़े मामू थे, उनका बेटा अब चुप चुप सा था। फिर एक रात ऐसा हुआ कि उस बच्चे ने नींद में कुछ चीखें मारी। घर वाले उसकी चीखों से जाग गए, देखा तो इम्तियाज़ का बेटा चीखें मार रहा है। भाग के उसके पास गए तो वह शायद नींद में डर रहा था और चीखें मार रहा था। उसको झंझोड़ के जगाया गया तो उसने आंखें खोली तो बहुत डरा हुआ था। और उसके बाद वो सिलसिला उस बच्चे के साथ इस अंदाज का शुरू हुआ कि अब अक्सर रातों को वो डर जाता और उसके वजूद से चीखों की आवाज़ें आती। जब घर वाले उसको झंझोड़ते, ख्वाब से बेदाद करते, तो वो कांप रहा होता, उसकी आंखों में खौफ होता। उससे पूछते क्या देखा है, कौन सा बुरा ख्वाब देखा है, क्या हुआ है तुम्हें? वो एक गहरी गहरी सांसें लेता, लेकिन जवाब कोई भी नहीं देता था। और उसकी आंखें खुली रहती, लेकिन कोई भी किसी सवाल का जवाब ना देता, खौफजदा होता। वक्त इसी तरह कुछ अरसा और बीता। अब उसकी हालत ये होती थी कि उसके वजूद को बाकायदा रात को झटके लगते कि एक रात माँ उसके पास अब लेटना शुरू हो गई थी कि बेटे की हालत ऐसी है, रात को कुछ ना इसको हो जाए। इस घर में पहले भी एक मौत वाक़ई हो चुकी है। उस लोगों को, बड़े लोगों ने, सास ने, ससुर ने उसको सीरियस नहीं लिया था। शायद इम्तियाज़ की बीवी भी यही सोचती थी अगर वो इस बात को सीरियस लेते तो वो नौजवान इस दुनिया से ना जाता। अब उसके बेटे के साथ हो रहा था, इसी परेशानी में वो बेटे के पास लेटती थी ताकि उसको देख सके, रात को उसकी देखभाल कर सके। एक रात उसकी आंख खुली, उसकी चारपाई हिल रही थी और जैसे ही उसने अपनी आंख खोली, हर तरफ रात की खामोशी थी, गहरा सन्नाटा था और देखा एक चारपाई हिल रही है। उसने देखा उसका बेटा इस अंदाज में तड़प रहा है, उसका वजूद छलांग लगाता है ऊपर, थोड़ा सा ऊपर वो अपने वजूद को उठाता है और फिर से नीचे गिरा देता है। सीधा लेटे हुए फिर से अपने वजूद को ऊपर उठाता है, नीचे गिरा देता है, ऊपर उठाता है, नीचे गिरा देता है। कोई नहीं जानता था उसके साथ क्या हो रहा है, सिर्फ मुनीब की वालदा जानती थी। क्योंकि जिन दिनों में अली अपनी बहन के घर आया था, अली को उसकी बहन ज़बरदस्ती अपने घर रहने के लिए लेके आई थी, और जब वो सेहतयाब होना शुरू हो गया था तो बहन उससे पूछती थी, भाई मुझे तो बताओ क्या देखते हो, तुम्हारे साथ क्या होता है? तो सब उसने अपनी बहन को बता दिया था कि मैं ऐसी लड़की को देखता हूँ, ऐसे ख्वाब में देखता हूँ, और उसके बाद वो लड़की मुझसे बातें करती है और वो लड़की मेरे साथ अटैच हो चुकी है। मुझे रात को ऐसे ख्वाब आते हैं, कई दफ़ा मैंने अपने वजूद को झटके लेते हुए देखा है, मेरा वजूद ऐसे उछल रहा होता है। जो कुछ भी उसके साथ हुआ था उसने अपनी बहन को बता दिया था, और वही कुछ अब उस बच्चे के साथ हो रहा था। उसका जिस्म भी झटके ले रहा था। उसकी मां परेशान हो गई
कि इसको किसी कारी साहब के पास लेके जाएं, किसी हाफिज साहब के पास लेके जाएं, इसको दम करवा के लाएं। बच्चे की हालत ख़राब हो रही है। रात को मैंने उसको जब देखा उसका वजूद झटके ले रहा था, और मैंने जब उसको झंझोड़ा और उसको जगाया तो उसने उसी वक्त झटके बंद कर दिए, आंखें खोल दी और चुप करके बग़ैर पलके झपकाए ऊपर आसमान की तरफ देखता रहा। मैं परेशान हो गई हूँ, मैं अपने बच्चे को खोना नहीं चाहती। तुम लोग अपने भाई को खो चुके हो, मुझे अपने बच्चे को नहीं खोना। बाप बच्चे को शायद किसी कारी साहब के पास तो लेके गया, लेकिन बाप जिसका नाम इम्तियाज़ था, जो बड़ा था भाइयों में, जिसका दूसरे नंबर का भाई इस दुनिया से जा चुका था, वो खुद नहीं जानता था कहानी आगे क्या मोड़ लेने वाली है। क्योंकि जब वो अपने बच्चे को दम करा के आ गया, पानी शानी दम करके दे दिया, फूंक मार के दे दी, कारी साहब ने उसको घर ले आया, तो उसी ही शाम वो जो भी थी उस बच्चे को तड़पा रही थी, वो इम्तियाज़ के अंदर आ गई। क्योंकि वही हालत अब इम्तियाज़ की होनी शुरू हो गई। हैरानी की बात यह थी कि वो जो इसी घर में पहले मंजर हुआ था, जिस पे बाप ने मार दिया था, बेटे को थप्पड़ मारे थे, डांटा था कि ये क्या है, अब वो हालत, वही फिर से हालत एक बच्चे में, और बच्चे के बाद बड़े बड़े बेटे इम्तियाज की होने लगी थी। फर्क सिर्फ एक ये था कि इम्तियाज जब उसका वजूद झटके लेता और जब वो झटके लेकर उठकर बैठ जाता तो उसी वक्त उसका वजूद मुड़ना शुरू हो जाता था। उसके हाथ पांव मुड़ना शुरू हो जाते थे, हाथ अजीब से हो जाते, उसका मुंह तक अजीब सा टेढ़ा हो जाता था। और उसका जब मुंह भी टेढ़ा होता, उसके हाथ भी टेढ़े होते, उसके पांव भी टेढ़े होते, तभी पहली दफ़ा जब उसके अंदर हाजिरी हुई, हाथ पांव टेढ़े हुए, उसका मुंह अजीब सा टेढ़ा हो गया, तो अंदर से एक लड़की की आवाज़ आई, हा 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 हा। वो कैके लगा रही थी, मेरा है ये, मेरा, सिर्फ और सिर्फ मेरा। अब मैं इसी के साथ हूं, इसी के साथ रहूंगी, इसको कहीं छोड़ के नहीं जाऊंगी। ये मुझे पसंद आ गया है, अब मैंने इसी को पसंद कर लिया है, मैंने इसी के साथ ही रहना है। बाप के सामने फिर से एक वो मंजर था, जब बेटे के अंदर से लड़की की आवाज़ आई थी तो उसने कहा था ड्रामे कर रहा है। दूसरी दफ़ा जब बाप ने देखा था तो उसको मारा था कि बंद कर ये ड्रामे। आज बड़ा बड़ा बेटा जो हाफिज़े कुरान था, वो बेटा ना सिर्फ हाफिज़े कुरान था बल्कि उसके चेहरे पे दाढ़ी मुबारक थी, एक संजीदा शख्स था जो मस्जिदों में बाकायदगी से नमाज पढ़ता था, इमामत कराता था, मिलने मिलाने में, हुस्न इखलाक में बहुत ज़बरदस्त था। पहला बेटा तो क्लीन शेव था, मतलब कोई दाढ़ी वगैरह नहीं रखी हुई थी। ये बेटे के चेहरे पे तो दाढ़ी मुबारक थी, लेकिन अब वो बेटा जब इस तरह हाथ पांव मुड़े थे और उसका मुंह भी मुड़ गया था, और फिर से वही लड़की की आवाज़ जो वो पहले भी सुन चुके थे, और वही लड़की की एक आवाज़ उसके अंदर से आ रही थी कि अब ये सिर्फ और सिर्फ मेरा है और मैं हमेशा इसी के साथ रहूँगी। और अंदर से पहली दफ़ा वो फिर से जिन्नी अंदर से बोली थी और कह के लगा रही थी और हंस रही थी। वो हंसना इस अंदाज का था जैसे तुम लोग क्या समझ रहे हो कि तुमने फिर से उसको इंजेक्शन लगवा के मार दिया, और तुम्हें मैंने मना किया था उसको इंजेक्शन ना लगवाना, और तुम उसको ज़बरदस्ती फिर तीसरी दफ़ा इंजेक्शन लगवाने गए, जो मुझे चबोए गए। असल में मुझे दर्द होता था तो मैंने क्या किया, मैंने गुस्से में उसको मार दिया। तो तुम क्या समझे, मैं चली गई, मैंने इस घर को छोड़ दिया? मैं तो पहले इस बच्चे में आई थी। अब उस बच्चे की बजाय मैंने तुम्हारे इस हाफिज़ कुरान बच्चे को, जो तुम्हारे लिए तो शायद बच्चा होगा लेकिन मुझे ये पसंद आ चुका है, अब
मेरा इसका ऐसा एक बंधन बन चुका है। अब ये मेरा है और मैं सिर्फ़ और सिर्फ उसकी। और हाथ पांव मुड़े, चेहरे की हालत बदली हुई। अंदर से एक लड़की बोल रही थी और माँ घबरा गई थी। एक बेटा तो इस दुनिया से चला गया था, वो नहीं जाती थी कि दूसरा बेटा भी इस दुनिया से चला जाए। उसकी बीवी भी तड़प उठी थी। पहला बेटा तो शायद इसलिए भी इस दुनिया से चला गया तो उसकी बीवी से कभी बनी नहीं थी। बीवी को जब उसने तलाक दी तो माँ बाप के घर चली गई थी और जब वापस आई तो वो चुप करके आई थी। खुदा जाने क्या करके आई थी, उसी ने किया था, किसने किया था, अभी तक कोई पता नहीं लगा था कि उसके दूसरे दिन से ही उसकी तबीयत ऐसी ख़राब होनी शुरू हुई। उससे पहले वो बिल्कुल ठीक था कि ऐसा उसके ऊपर असर हुआ कि वो इस दुनिया से ही चला गया था। और अब माँ परेशान यही थी कि बड़ा बेटा उसी जद में आ गया था। और वही आवाज़ें और वही सब कुछ माँ सुन रही थी। माँ का दिल दहल गया और माँ फैसला कर चुकी थी, अब मुझे आगे आना पड़ा, अपने शौहर से लड़ना पड़ा तो मैं लड़ूंगी। मैं इस बेटे को खोने नहीं दूंगी क्योंकि वो डाइन, वो चुड़ैल, वो जिन्नी उसके बड़े बेटे के अंदर हाजिर होकर कह के लगा रही थी कि ये मेरा है, सिर्फ़ और सिर्फ मेरा, और मैं भी इसी की हूँ।